हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जितने भी साथी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सपना देखा है आर्मी अग्निवीर में जाने का, तो आज मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज मैं पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। सभी साथी दोस्त इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मानता हूं कि अभी 2-4 दिन लाइव क्लास नहीं चली, जैसे ही बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास लाने की। तो ये पहली क्लास है, 35 प्रश्न इस क्लास में हैं। लगभग ये 35 प्रश्न अपने आप में डबल होंगे, 70 प्रश्न ये माने जाएंगे, क्योंकि इनका जब मैं विश्लेषण करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सामान्य ज्ञान की पहली क्लास है और उसके बाद मैथ की भी क्लास आएगी। जितने भी साथी जरूर इस क्लास को एंड तक देखें। ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा सागर है। दुनिया का सबसे गहरा सागर या दुनिया का सबसे बड़ा सागर भी पूछा जाए, दुनिया का सबसे गहरा पूछा जाए या दुनिया का सबसे बड़ा सागर पूछा जाए, हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि एक लिखा हुआ है हिंद महासागर, दूसरा लिखा है अटलांटिक महासागर, तीसरा लिखा है प्रशांत महासागर, चौथा लिखा है अरब सागर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा, और यह पूछे सबसे गहरा तो सबसे गहरा भी इसी में आएगा, गहरा भी इसी में आएगा। बात करें कितने सागर हैं, तो 5 सागर हैं। कितने? एक तो हिंद महासागर, अटलांटिक, एक होता है आर्कटिक, एक होता है आर्कटिक और एक होता है अंटार्कटिक, एक होता है एक होता है अंटार्कटिक। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 महासागर हैं। अगर एक होता है आर्कटिक महासागर, एक होता है अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया ये होगा, और सबसे आपसे पूछा है सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटा होता है आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा महासागर। बात समझ में आई? दूसरी चीज बता दें, ये जो प्रशांत महासागर है ये पृथ्वी का कितना? ये पृथ्वी का 71% भाग पर है। पृथ्वी के 71% भाग पर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर। चीजें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आएंगी, बस आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा में कुल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 250। 238 सदस्य होते हैं प्लस 12, ये निर्वाचित, और ये 12 होते हैं मनोनीत। बात मेरी समझ में आई? और ये जो राज्यसभा है ये अस्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। इस सदन के लिए कभी भी हम भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा का सभापति कौन होता है भाई? राज्यसभा का सभापति कौन होता है बता दीजिए? ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यही अगर मैं बात करूं 5 वर्ष किसका, तो ये लोकसभा सदस्य का। लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष।
चीजें सभी समझ में आएंगी, लेकिन अंतर इतना रहेगा, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्या है प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय, तो ये कौन है? नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर पहला नागेंद्र सिंह। बात करता हूं इस प्रश्न में कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार पूछा है, मुख्यालय पूछ लिया तो इसका है द हेग में, और ये कहां पड़ता है? हेग। द हेग में, ये कहां पड़ता है आपका? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में पड़ता है आपका द हेग। बात चीजें समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न है, कौन से दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। बात करता हूं मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस बात करते हैं इसकी। 24 अक्टूबर को बताइए कौन संयुक्त राष्ट्र दिवस कौन सा मनाया जाता है आपका? 24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आपको? 24 अक्टूबर। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। बात समझ में आ गई? देख लीजिए, इस तरीके से पढ़ेंगे ना, क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का पूरा जब तक हम एक्सप्लेन नहीं कर देंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, भाखड़ा नागल या दामोदर? चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 35 प्रश्न हैं, क्योंकि 35 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो भाखड़ा नागल, इसे भाखड़ा बोलते हैं, इसे दूसरे ऐसे भी लिखते हैं, ये टाइप शायद गलत कर दिया है। भाखड़ा नागल। दूसरी बात करें, ये कहां पड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। ये सतलुज नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। यही है सबसे पहले, यही इसका राइट आंसर होगा। भाखड़ा नागल ये पूछा है, हाँ, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरी बात करें, दामोदर कहां पड़ती है? ये दामोदर घाटी जो है भारत की पहली परियोजना, और ये कहां पड़ती है? ये ओडिशा और झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कहां पर? झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल में। ये दो की संयुक्त परियोजना। हीराकुंड बांध या हीराकुंड, ये कहां पड़ता है? ओडिशा महानदी। ये कहां पड़ती है भाई? ओडिशा महानदी। चीजें समझिए, इसका राइट आंसर था भाखड़ा नागल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए। सांची ये कहां पड़ता है? ये भाई पड़ता है मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर, राजधानी अगर मध्य प्रदेश की पूछ ली जाए कहां आएगी? राजधानी मध्य प्रदेश की कहां पर है? भोपाल। चलिए इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की कहां पर राजधानी है?
लखनऊ, बिहार की पटना, महाराष्ट्र की मुंबई। चीजें और भी समझ लीजिए। और कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ईच वन टीच वन कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईच वन टीच वन प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। और इसका राइट, ईच वन का मतलब होता है, इस शिक्षा का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनका कोई यानी कि पालन पोषण करने वाला नहीं है, उनकी शिक्षा को बोलते हैं ईच वन टीच वन। चलिए चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? बताइए इसका कब हुए थे? भारत और पाकिस्तान बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हुए थे 1972। इसका राइट आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर। इसकी एक्चुअल डेट पूछी जाए तो इसका हो जाएगा 2 जुलाई 1972 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर इसमें हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी कहां से निकलती है? बताइए भाई, महानदी आपकी कहां से निकलती है? इसका प्रश्न का आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट भी करते रहा करें, बाद में कमेंट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये निकलती है। हाँ, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। चीजें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आनंद मठ किसने लिखा? आनंद मठ, जहां से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये है आनंद मठ। सबसे पहले बात कर लेता हूं आनंद मठ की। आनंद मठ जिससे राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम, वंदे मातरम लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? ये किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये इन्हीं ने लिखी है आनंद मठ। पूछा जाएगा आनंद मठ यानी कि, और दूसरा पूछे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मेघदूत के लेखक कौन है? भाई मेघदूत के लेखक बताइए भाई, मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत के लेखक है कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य, वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कालिदास। मेघदूत तो कई बार पूछा गई है, कई बार ये पुस्तक पूछी गई है कि मेघदूत के लेखक कौन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ गया? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसमें मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है सौरमंडल के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए। चलिए मैं इसका करता हूं यानी कि ऑपरेशन। इसका पूछा है सौरमंडल का यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। देखिए सबसे बड़ा पूछा है बुध ग्रह, ये सबसे छोटा है। ये बुध ग्रह सबसे, शुक्र ये क्या है? पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने शुक्र के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बृहस्पति। सबसे छोटा ये बता दिया मैंने आकार में। और पृथ्वी के ये जो बुध ग्रह है, हाँ बुध ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह।
अच्छा, दूसरी चीज और बता दूं, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। ये भी चीज आप याद कर रहे हैं। प्रश्न था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? चलिए लिखते हैं संसद के हिस्से। बात करता हूं संसद के कितने हिस्से होते हैं भाई? संसद के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं भाई? संसद के 3 हिस्से होते हैं। इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद के, आपसे पूछा जाए तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग। कितने अंग होते हैं भाई? 3 अंग होते हैं। किसके? संसद के कितने अंग? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। समझ गए? लोकसभा। अब इसमें पूछा है अध्यक्ष। बिल्कुल अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष भाई लोकसभा से चुन के जाएगा तो ये भी हो जाएगा इसका। चलिए लोकसभा, बिल्कुल लोकसभा दिया। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये तो नहीं है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश इसमें थोड़ा ये राष्ट्रपति, राज्यसभा तो इसमें संसद का हिस्सा नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं होता है। संसद के मैंने आपको 3 हिस्से बता दिए, 3 पार्ट, 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, आपसे पूछा जाए संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग। इसका राइट आंसर बताया था मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई मलाया, कलिंग, कोची या इनमें से कोई नहीं। देखिए अशोक की अगर मैं बात करूं तो अशोक सबसे महान सम्राट माना जाता है। इसने ऐसे ऐसे कार्य किए थे जिनकी आप तुलना नहीं कर सकते। समझे? सांची का स्तूप इसी ने बनवाया था। अगर ये पूछा जाए तो अशोक ने अपनी, इस व्यक्ति ने आखिरी लड़ाई ये जो कलिंग लिखा हुआ, कलिंग युद्ध, इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये अंतिम लड़ाई थी। क्या थी ये? अंतिम लड़ाई थी भाई कलिंग की। इसके बाद, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, अपना लिया, क्योंकि कलिंग युद्ध में सबसे ज्यादा हानि हुई थी, सबसे ज्यादा जनमानस हानि हुई थी, इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यह भी पूछा जाता है अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था, यानी कि तो कब किया था, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म। और अगर पूछा जाए तो कब हुआ था ये युद्ध, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। चीजें समझ में हुई? चलिए, कोई दिक्कत हो बता जरूर देना कि ये चीज आपने कहां करा दी। चलिए 15 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 472 ईसा पूर्व, 627 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ था आपसे पूछा जाए तो लुम्बिनी। इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म कहां हुआ था? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे शुद्धोधन। इनकी माता पूछी जाए तो माया देवी। इनका पुत्र पूछा जाए तो राहुल। और आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है? इनकी मृत्यु आपसे पूछी जाए, इनकी मृत्यु आपसे पूछी जाए तो मृत्यु कुशीनगर। ठीक है, इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं गौतम बुद्ध। और भी कई चीजें हैं, काफी चीजें हैं। इतनी चीजें मैंने आपको फैक्ट बता दिए गौतम बुद्ध के बारे में।
तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो 563। इसका राइट आंसर, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करता हूं। अगला प्रश्न क्या है? एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? मनुष्य के दिल की धड़कन देखा है ना, तो दिल की धड़कन आपकी 72 टाइम से ये 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। 72 बार मनुष्य का दिल धड़कता है। एक बात और पूछ लेता है, मनुष्य यानी कि दिल की धड़कन का शायद दिल कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच के ऐसा ही कुछ पूछा जाता है। मस्तिष्क का कार्य, आपके अंदर दिमाग है, इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन सोचना, शरीर का संतुलन, ए बी दोनों। आप जब भी कोई बात होती तो आप सोचते हैं, तो इसका मतलब सोचना दिमाग कार्य करता है। संतुलन, हाँ संतुलन भी, लड़ाई झगड़े हो रहे तो दिमाग भी संतुलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सोचने का भी कार्य यही करता है, संतुलन यही बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रक्त से शुद्ध होता, रक्त यानी कि किस से शुद्ध होता है? रक्त को शुद्ध करने में फेफड़े, हृदय, गुर्दा, यह सभी बिल्कुल। देखिए, जब तक फेफड़े हवा नहीं भरेंगे तब तक शुद्ध में यानी कि ब्लड में पंप नहीं लगेगी। हृदय भी यही काम करता है, गुर्दा भी, किडनी भी यही। तो इसमें तीनों काम करते हैं भाई। शुद्ध का करने में तीनों की भूमिका रहती है, एक की भूमिका नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। जो तापमान आप देखते हैं, जो आप जब बुखार चेक कराएं तो बगल में लगा के दे देता है, ऐसा लगा लीजिए, तो वो बोलता है टी टी, या वो ऐसे दिखता है फिर। तो इसमें जो होता है वो पारा होता है। थर्मामीटर में क्या होता है भाई? ये पारा होता है, पारा। इसमें पारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है आपको टेम्परेचर, आपको उसे आइडिया लगाता है कितने तक है ये। हाँ, तो टेम्परेचर से पता कर लेता है, समझे? टेम्परेचर से पता करते हो। तो तापमान दिखाने के लिए जो होता है उसके अंदर जो होता है थर्मामीटर में, वो क्या होता है? पारा होता है। नेक्स्ट अगला, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? किन जानवरों के रक्त यानी कि खून जो होता है वो ठंडा होता है? बता दीजिए। इसका राइट आंसर देखिए, रोहू, मेंढक और कोबरा। रोहू क्या है? मछली होती है रोहू। रोहू मछली, मेंढक और कोबरा, इनका खून जो होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। चलिए अगला, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण के बारे में पूछा है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो बात करते हैं। देखिए, एक होता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में क्या होता है समझिए। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, बात चीजें समझ में आई? चंद्र ग्रहण में बीच में कौन होता है? पृथ्वी। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ऐसी कंडीशन में कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में पूछे तो
सूर्य ग्रहण में पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, सूर्य की डायरेक्शन वहीं रहती है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ऐसी कंडीशन है। अब लोग पूछते हैं कि ये ज्यादा डेंजर क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आता है, चंद्रमा पर टकराने के बाद पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो दुगनी हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ का जो किरणें होती हैं वो बहुत ज्यादा डेंजर होती है। इसलिए अब मुझे ये बताइए, यहां से ये चीजें क्लियर हो गई। तो इसमें है चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये इस बच्चे ने ऑप्शन गलत लिख दिया है। यहां पर होना चाहिए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी यहीं, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जब भी आपसे पूछे चीजें समझ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली का अच्छा सुचालक, जिसमें बिजली अच्छी तरीके से चली जाती है, बहुत ही ज्यादा। तो आपने देखा जब आप पंखा लेने जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं, भैया ये पंखा कॉपर का है या सिल्वर का है? तब वो कहता है कि कॉपर का महंगा पड़ेगा, सिल्वर का सस्ता। कॉपर का इसलिए कि कॉपर जो तांबा जो होता है वो सबसे अच्छा क्या होता है, अच्छा सुचालक। सु मतलब अच्छा, चालक मतलब चलन जो करे, बिजली का आवागमन अच्छे से होता है उसे कहते हैं सुचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वेरी 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 विटामिन बी की कमी से। देखिए ए की कमी से अगर बात करूं, विटामिन ए की कमी से बात करूं तो क्या होता है, रतौंधी। रात में चलते नहीं है शक्कर के टकरा जाते हैं, इसे कहते हैं रतौंधी, रात के समय दिखाई ना देना। इसमें क्या होता है कि जब रोशनी होती है तो हमारी पुतली जो होती है सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश होता है तो फैल जाती है। ये क्रिया जो होती है वो विटामिन ए वालों की जिनके अंदर कमी होती है वो नहीं होती। अब अंधेरा हुआ नहीं कि उन्हें देखना बंद, जब उन्हें दिखाई नहीं देता, तो इसलिए यहां होती है रतौंधी क्रिया, सॉरी रतौंधी, उन्हें रतौंध आने शुरू होता है। विटामिन बी की कमी से अगर बात करूं तो विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी, त्वचा पर होता है वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है बताइए, स्कर्वी। विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। स्कर्वी जो होता है ये मसूड़ों में होता है, मसूड़ों में होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, इसमें पायरिया होता है, पायरिया, पायरिया होती है, मसूड़े फूल जाना, दांत कम। बेरी बेरी त्वचा पर होता है। विटामिन हड्डी कमजोर होना, हड्डी कमजोर होना। चलिए चीजें समझ में आई। इनके सभी के विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कर्वी एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका कैल्सीफेरॉल, फेरॉल, और विटामिन के का टेकोफेरॉल। समझिए, तो इसका राइट आंसर था विटामिन बी। नेक्स्ट,
एटीपी क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन, इसका काम है जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन। चीजें क्लियर हुई? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नियम अंश हैकल द्वारा दिया गया? तो वंशागति का नियम, बायोजेनेटिक का नियम, प्रभुत्व का नियम या पृथक्करण का नियम? तो इसका राइट आंसर है बायोजेनेटिक का नियम। बायोजेनेटिक नियम होता है भ्रूण के विकास की जानकारी, भ्रूण के विकास की जानकारी। समझ गए? भ्रूण के विकास की जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बर्फ के पिघलने का तापमान, जो बर्फ जो होता है, बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है? बर्फ के पिघलने का तापमान ये होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक यहां बर्फ पिघलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। और बर्फ बनने का तापमान अगर पूछ लिया तो 0 डिग्री सेल्सियस, और पिघलने का पूछ लिया तो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन अगर पूछ लिया जाए तो ये किस में पाया जाता है? रक्त में। किस में? रक्त में। हीमोग्लोबिन पूछ लिया जाए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल होता है। नस में खून पाया जाता है, मूत्र में यूरिया पाया जाता है। एड्स ये एक अपने आप में क्या है? ये एक भयंकर बीमारी है भाई, भयंकर बीमारी है। ये एक दूसरे के निषेचन से ये बीमारी होती है। चलिए, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? देखिए, अगर बात करूं तो देखिए, इसमें जो चक्कर लगाते रहते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। चक्र लगाने वाले क्या होते हैं? चक्र लगाने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पूछा गया आपसे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को हम कहते हैं, पारे में जो पारा जो होता है, पारा कहते हैं जो ही लेड पारा, उसके जो मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? पार धातु मिश्रण, पार धातु मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट तीसरा में अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। नाइट ये होता है अमोनिया क्लोराइड का सूत्र NH4Cl। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई? अमोनिया क्लोराइड का NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे में जंग लगना, जब लोहा जल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग लग जाती है। लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो इसमें जंग लग जाती है, और ये रासायनिक बदलाव होता है। ये रासायनिक बदलाव होता है, अचानक धीरे धीरे लोहा जंग में बदल जाता है ऑक्सीजन प्लस नमी मिलने से। क्या मिलने से? ऑक्सीजन प्लस जब नमी मिलती है, थोड़ा जल मिल जाता है तो इसमें जंग लग जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? जल्दी से बताइए। एंटीबायोटिक दवा। पेनिसिलिन का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है, तो एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी, पेनिसिलिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूल में
त्रा और मादा के जीन को अंडाणु और कहा जाता है। जो फूल होता है, फूल आपने देखा है, जहां यानी कि मधुमक्खी जाती है शहद लेने, उसे फूल कहते हैं। और फूल में त्रा लिखा है, ये क्या है? फूल में क्या है? फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु, ये है नर प्लस मादा के जीन को अंडाणु और कहा जाता है। और होता है इसमें पराग। क्या होता है? पराग। मधुमक्खी जो पैरों पर जो लेके चलती है पीला पीला फूल के अंदर, उसे कहते हैं पराग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग। पराग से क्या होता है? इससे जनन करती हैं, एक दूसरे से संक्रमण करके क्या करती हैं? एक दूसरे से ये बच्चे पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो मैंने अभी आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती हैं। तो क्या दिया है उसे? इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं तब परमाणु का गठन होता है। और देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। इनमें से एक यौगिक नहीं है। पीतल अभी आप पिघला के दो, यौगिक बन जाएगी। पानी अपने आप में लिक्विड होती है। स्टील पिघला दो, अभी लिक्विड होती है। तो ये तीनों इसका है, ये तीनों तो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये यौगिक होते हैं। लेकिन वायु को पिघला के आप यौगिक नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। समझिए, ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर। तो देखिए, मुझे लगता है कि 35 मिनट की लगभग क्लास थी और 35 मिनट में मैंने 35 प्रश्न कराने की कोशिश करी। अच्छे प्रश्न थे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे जिस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी होगी। इसलिए मैं कहता हूं, अगर अच्छी लगे हो तभी लाइक करना। और आर्मी अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो चुका है। ये 35 प्रश्न लगभग जीके के कराया करूंगा। अभी 2-4-10 दिन आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है, उसके बाद में लाइव क्लास है बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।